हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये सेट का पार्ट 2 है बेसिकली, जो कि नहीं बनना था एंड एक टेक्निकल इशू की वजह से आई डोंट नो मेरी वीडियोस बीच में ही कट हो जाती हैं एंड ये बहुत बार ही ऐसा हुआ है। इवन मैट्रिक्स में भी हमने यही प्रॉब्लम सेम फेस करी थी। वीडियो एक जल्दी बीच में कट हो गई थी एंड इसकी वजह से हमें दोबारा वीडियोज़ जो है ना सेकेंड पार्ट करके उसका बनाना पड़ा। सो हमने अभी तक सेट एक बार पार्ट 1 आप देख लेना, अगर आपको नहीं पता तो हमने पार्ट 1 जो है इसका रिकॉर्ड किया है सेट का। इसके अंदर हमने अभी तक देखो चिल्ड्रन क्या पढ़ा था, मुझे आपको बताना पड़ेगा इस लेक्चर में। अभी तक हमने ये सेट का ये चीज़ें पढ़ी थी। ये देखो ये सब चीज़ें, दिस व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ। ठीक है, हमने इसको थोड़ा सा अलग भी हट के एक्सप्लेन किया था अच्छे से। यहाँ तक हो गया है इसका एक्सप्लेनेशन। बस ये बता रही थी लेंथ ऑफ इंटरवल बताने पे वो चीज़ कट होगी। जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ 2,5, देखो फर्स्टली एक बार इसका पार्ट 1 देख लेना ताकि एक बार समझ आ जाए ओवरव्यू। ये तो पार्ट 2 लाइक बाय चांस में वीडियो बन गई है तो मीन्स वी हैव टू लाइक इसका पार्ट 2 ही हो गया एक तरह से एंड बाकी का हम आगे कवर अप करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। अब ये दे रखा है जैसे 2,5 या मैंने लिखा 2,5 और इफ़ आई राइट डाउन 2,5 ऐसे लिख दिया, मतलब चाहे मैं किसी भी ब्रैकेट में लिख रही हूँ। ठीक है, 4-5 तरीके कोई से भी ब्रैकेट में लिख रही हूँ, मुझे इसकी लेंथ ऑफ इंटरवल निकालना है। तो लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होगा, जैसे अब ये है इसमें 2 से 5 पे है तो इसे हम एक बार लिख के ही दिखा देते हैं। ये रहा 2, ये रहा 5। इस पे क्या है आपको ओपन ब्रैकेट मिलेंगे दोनों पे, बट इसके बीच के एलिमेंट्स इंक्लूडेड होंगे। इसके बीच के 3 है, 4 है, तो इसकी जो लेंथ होगी बेसिकली 2 होगी। मतलब एक तो इस पे जाएगा, एक इस पे जाएगा वो। ठीक है, तो 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर्स तो बीच के हैं, बट 2 नंबर्स बीच के, लेकिन इसकी लेंथ बताने के लिए तो 5 - 2 करना पड़ेगा विच इज़ 3। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेशन ऑफ सेट्स। इसमें एक बार ये पढ़ लो कि ये क्या दे रखा है। जो इसके क्वेश्चंस है ना चिल्ड्रन, वो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगी। आपको ना सेट की प्लेलिस्ट जो मेरे चैनल पे जाना है एक्सप्लोर मैथ्स पे, वहाँ पे सेट की प्लेलिस्ट ढूंढना। उस प्लेलिस्ट के अंदर एक तो आपको पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों रिकॉर्डेड जो है अब हमारे लेक्चर्स वो मिलेंगे। देन आपको इसके क्वेश्चन भर के मिलेंगे। फर्स्टली आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ऑपरेशन ऑफ सेट्स पे, जो कि हर क्वेश्चन अलग होंगे। जैसे मैंने भी आपको एक इस सिंबल के बारे में, एक इस सिंबल के बारे में बताया था, तो दोनों सिंबल के बारे में आपको मतलब क्वेश्चंस जो है मैं करवाऊँगी। इफ़ एंड ओनली पे, इफ़ देन पे, इन सभी पे आपको क्वेश्चंस करवाऊँगी मैं फॉर श्योर। एंड कुछ जो स्टेटमेंट सम्स है, प्रूफिंग जो प्रूव करने वाले सम्स हैं वो करवाऊँगी। ये क्वेश्चंस हैं उन बच्चों के लिए जो नॉर्मल 11th का जो अभी बेसिक वाला है ना, जो नॉर्मल लेवल पे है, वो प्रूफ वाले क्वेश्चन करते हैं। बाकी जेईई मेंस या एडवांस की अगर मैं बात करूँ तो वो हमसे प्रूफ तो नहीं करवाते, मेंस तो ऑफकोर्स नहीं प्रूफ करवाता। ठीक है, एंड सब टिक मार्क होते हैं। एंड तो हम क्या करेंगे उस पर जो उनके जो वो होते हैं ना, जैसे कि मान लो हमें कोई भी लाइन दे दी, ये प्रूफ करो, इसकी जो थ्योरी होती है, मतलब इसमें से जो हम कंक्लूड कर सकते हैं, जो चीज़ हम रिज़ल्ट निकाल सकते हैं इसमें से, वो रिज़ल्ट याद करना पड़ेगा। वो रिज़ल्ट हमारे जेईई मेंस के डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई होएगा। दिस इज़ हाउ दे कोऑर्डिनेट। नॉर्मल अगर आप बोर्ड्स पे प्रिपेयर करोगे, या वैसे तो जैसे नॉर्मल बोर्ड्स में तो नहीं पूछेंगे ये प्रूव वाले, ऑफकोर्स ये 11th का टॉपिक है ये। एंड ये टॉपिक, ये जो प्रूव वाले क्वेश्चन हैं, ये आपसे आपके स्कूल में पूछे जाएंगे। अगर आप स्कूल के लिए पेपर के लिए या टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको प्रूफ के क्वेश्चंस करने की नीड पड़ेगी। और एंड ऑल्सो कि अगर आपको जेईई मेंस के लिए रिज़ल्ट को याद करना है तो उस बेसिस पे, अदरवाइज़ प्रूफ के क्वेश्चन का कहीं भी यूज़ एज सच वैलिड नहीं है। इसके अलावा स्कूल के क्वेश्चन के अलावा, हम सच बता रही हूँ, स्कूल के क्वेश्चन के अलावा ये ज़रूरत नहीं है। बस इसका हाँ ये है कि रिज़ल्ट इंपॉर्टेंट है टू बी रिमेंबर। वो हमारे ऑफकोर्स क्वेश्चन में हो जाएंगे, वो हम जब क्वेश्चन करेंगे हो जाएंगे। ठीक है,
तो मैंने आपको ये बता दिया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो कि आप कहीं हो कि जो वीडियो आपको आपके लिए नहीं थी वो आपने देख लिया, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मेरी तरफ से वीडियोस हर सभी के लिए बनेगी, चाहे वो नॉर्मली स्कूल लेवल पे हो, बोर्ड की प्रिपेयर कराओ, जेई मेंस की या किसी भी एग्ज़ाम की कराओ, तो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं मैक्स टू मैक्स पेपर की क्वेश्चन जो है अपलोड कर दे रहा हूँ। डिफरेंट क्वेश्चन भी हो जाएंगे, सेम तो क्या ही फ़ायदा है। ऑपरेशन ऑफ सेट्स में यूनियन ऑफ सेट्स होता है। यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब होता है कि जैसे ए भी हो बी भी हो। जैसे अगर मैं इसे लूँ तो हम इसे वेन डायग्राम से समझते हैं। तो ये मान लो मेरे पास है ए, ये मेरे पास है बी हमारा कुछ, देखो इसको हम अच्छे से ड्रॉ करते हैं। मैंने लिया ए, ये था मेरा बी। इसमें ए यूनियन बी का मतलब होता है दिस कि ए बी और बी भी दोनों, ए यूनियन बी ये होता है हमारा, ठीक है। उसके बाद दे रखा है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का मतलब होता है ये, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब होता है कि एक ये ए है, ये बी है, लेकिन मुझे ओनली ए चाहिए, यानी जिसके अंदर मतलब हमारा कॉमन वाला पार्ट नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली ये होता है ए माइनस बी, मतलब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ए ही है, बी का कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर मान लो बी का कुछ भी एलिमेंट मान लो सेम जा रहा होता तो यहाँ होता, ठीक है। चलो अगर मैं ओनली बी की बात कर रही हूँ तो ओनली बी मेरा इतने हिस्से में आएगा, ये यहाँ तक ये मेरा बनेगा ओनली बी के केस में, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। उसके बाद ये पूरे के पूरे को हम यहाँ पे एक यू से डिनोट करते हैं, यूनियन, मतलब ये पूरा होता है। यूनियन में बेसिकली क्या होता है, आपका ए यूनियन बी वाला पार्ट, यानी ए यूनियन बी वाला पार्ट अलॉन्ग विद जो पार्ट यहाँ पे उसका नहीं आ रहा होता, उन दोनों का फिर यूनियन मिला के कंप्लीट यू बोल दिया जाता है, जो हम लिखते हैं ना यूनियन सेट। तो यूनियन सेट में क्या होता है, अगर मान लो, चलो बताती हूँ वो चीज़ भी बताती हूँ। अब कॉम्प्लीमेंट पढ़ लो फिर बताती हूँ। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है कि मान लो मैंने ए लिया 1 2, इसका कॉम्प्लीमेंट लिया, मेरे पास यूनियन सेट थे, मतलब मेरे पास कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट थे 1 2 3 4, ठीक है। ए मेरे पास था 1 2, ए मेरे पास था 1 2, मेरे से ए का कॉम्प्लीमेंट पूछ लिया गया, या जिसे मैं एक ए डैश लिख लेती हूँ या ए सी लिख लेती हूँ, मतलब हम पावर में, मतलब ये 3 तरीके हैं कि आप कॉम्प्लीमेंट सेट को इस तरीके से लिख सकते हो। अब ए आपके पास 1 2 है तो ए डैश क्या हो जाएगा आपके पास, जो ए में नहीं है, यानी ऑफ कोर्स ए में नहीं है वो चीज़ है 3 4, ठीक है। तो इन्हीं का ही तो यूनियन ये होता है, मतलब ए यूनियन ए डैश करोगे तभी तो आपको पूरा का पूरा बड़ा यू मिलने वाला है। दिस इज़ अ यूनियन सेट, ये तो दोनों का यूनियन, मतलब वैसे कर लिया, कोई भी चीज़ का हमने यूनियन लिखा, जैसे मान लो ए यूनियन कोई भी बी ले रहे हो तो उसका आपको यूनियन मिल रहा है, मतलब पूरा का पूरा कलेक्टिवली, जिसको मैंने आपको बताया यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो दैट इज़ अ टोटल वन, ठीक है। अब इसे हम वेन डायग्राम के थ्रू कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक हमारे पास एलिमेंट है ए के, जिसके पास है 1 2, और अगर हमें इसका ए डैश पता करना है, ए डैश क्या होगा 1 2 को छोड़ के यहाँ पे जो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे दैट इज़ 3 4। अब इन दोनों का यूनियन लेना, तो यूनियन वो यहाँ पे लिखा जाएगा, जिसके अंदर यूनियन के अंदर ये जो खाली स्पेस है इसमें लिखे हुए 3 4, और जो सर्कल है इसमें लिखा हुआ 1 2, दोनों आ रहे हैं। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। उसके बाद एक चीज़ यहाँ पे इफ़ यू नोटिस, हमने यहाँ लिख रखा है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये मत समझ लेना कि ए यूनियन बी का मतलब होता है ए प्लस बी, या ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है ए माइनस बी, या डिफरेंस में कुछ इस तरीके से नहीं, ये इनका मतलब नहीं है। ये कभी कभार क्या होता है ना, जो क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊँगी ना, जो आप प्लेलिस्ट में क्वेश्चन देखोगे, तो उन क्वेश्चंस में जब देखोगे तो हम एक तरह से इन पॉइंट्स को रखते हैं सामने, बाकी इनका एक्चुअल मीन कुछ भी नहीं होता, ठीक है। बस हम इसको यहाँ पे रखते हैं कि ए, मतलब एक समझने का तौर है, ये समझने का तरीका है ये, कि ए यूनियन बी का मतलब होता है ए के भी एलिमेंट ले लो प्लस बी के भी एलिमेंट ले लो, बोलने में आ गया। ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब होता है कि ए के भी एलिमेंट हटा दो बी के भी हटा दो, लेकिन जो कॉमन है कॉमन को पकड़ लो,
कॉमन को पकड़ लो, ठीक है। डिफरेंस ऑफ सेट यानी ए माइनस बी ले लिया, डिफरेंस ऑफ सेट देखो क्या होता है, ये चीज़ है। डिफरेंस ऑफ सेट्स होता है कि ये होता है ए माइनस बी जिसमें बी के एलिमेंट्स इंक्लूड नहीं होते, ये होता है बी माइनस ए जिसमें ए के एलिमेंट्स इंक्लूड नहीं होते, यानी बी बड़ा है, ए उसमें से माइनस हो रहा है, ए माइनस हो रहा है यानी इतना हिस्सा माइनस हो रहा है, ए बड़ा है, ए का सेट है जिसमें बी के एलिमेंट्स इंक्लूड नहीं हो रहे, तो वो यहाँ पे मतलब कॉमन, ये बी और ए जो पीछे लिखे हुए हैं ना, इसका मतलब है उनके कॉमन वाले पार्ट, उनके कॉमन वाले पार्ट। ऑलराइट, एंड ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब होता है कि पूरा का पूरा आपने ले लिया ए, उसमें से माइनस कर दिया ए और बी का इंटरसेक्शन, तो ऑफकोर्स आपके पास इतना हिस्सा बचा ना, तो ये हम कह सकते हैं ये दोनों आपस में इक्वल कहला देंगे। ये क्वेश्चंस में भी बहुत काम किया है, टेंशन मतलब अभी तो ये भाई 2 लेक्चर बने हमारे। क्वेश्चन आप प्लेलिस्ट में देखना, एक एक करके आपको कितने सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, दैट यू सी, ठीक है। एंड हम इसके नोट्स भी जो है वो प्रोवाइड करेंगे, एंड जैसे नोट्स चाहिए फर्स्टली टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, आई टेल यू कि क्या भी प्रोसीजर रहने वाला है इसके नोट्स का लेने के लिए, या इफ़ यू वांट टू बाय और एनीथिंग, कि अगर आप बाय करोगे तो उसमें आपको क्वेश्चंस और भी अच्छे मिलने वाले, और भी अलग अलग लेवल्स के, एंड देखते हैं क्या रहता है हमारा। बाकी अभी तो हम आपके हर चैप्टर के नोट्स बना रहे हैं, एंड सब हैंड रिटन नोट्स ही होते हैं, बट जब आपको PDF जो मिलेगी नोट्स की, वो जिस फॉर्म में आप देख रहे हो करंटली नोट्स, वो इस फॉर्म में नहीं होते, वो बस कंटेंट ही वही होता है, बट बेटर फॉर्म में उसको हम डाल देते हैं, ठीक है। ओके, सो कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट समथिंग नॉट ए फ्रॉम यूनिवर्सल सेट, यानी जो चीज़ ए में नहीं है वो आप यूनिवर्सल सेट से उठा कर लिख देना इसे। ऑलराइट, तो फर्स्ट थिंग इज़ यूनिवर्सल का आप कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो कि जो भी यूनिवर्सल है उसको छोड़ दो, बच्चा क्या भाई, तुमने यूनिवर्सल हटा दिया, बचेगा क्या, कुछ भी नहीं बचेगा, ठेंगा, दैट इज़ 5। 5 का तुम कॉम्प्लीमेंट ले लो, 5 को छोड़ दो, बाकी तुम ले लो, बाकी 5 को छोड़ दिया, ठीक है, 5 लिए, जब 5 में कुछ था ही नहीं, उसको छोड़ने पे तो क्या ही मिलेगा, यूनियन। ए का मैंने क्या लिया, कॉम्प्लीमेंट लिया। मान लो जैसे मेरा अभी मैंने क्वेश्चन लिया था जिसमें ए था मेरे पास 1 2, अब यार ये कर्ली ब्रैकेट्स बना लिया करो, कभी कभार नहीं बनते फ्लो में, और बी हमारे पास हो गया यहाँ पे 3 4, ठीक है। तो बी और यूनिवर्सल सेट था हमारे पास क्या, बेसिकली 1 2 3 4, तो बी बेसिकली क्या हो गया, बी बेसिकली एक तरह से ए डैश ही हो गया। तो मतलब मैंने जो ये लिया 3 4, फिर मेरे को इसको फिर से कॉम्प्लीमेंट करना है, यानी फिर से 3 4 को छोड़ा, बचेगा क्या, बचेगा अगेन 1 2, तो मतलब बेसिकली ये ए के इक्वल हो गया, ठीक है। एंड देखो अगर ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट लेती हूँ तो यानी ए भी आ जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट भी यूनियन मिल जाएगा। अगर ए इंटरसेक्शन ए का ही कॉम्प्लीमेंट करती हूँ तो आपको 5 मिल जाएगा। अगर ए इंटरसेक्शन मैं बी का कॉम्प्लीमेंट लिख रही हूँ तो ये एक तरह से हम ए माइनस बी लिख देंगे। अगर बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट लिया जा रहा है तो यानी बचा हुआ ए, तो वो बी माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ए यूनियन 5 करती हूँ तो 5 तो होता कुछ भी नहीं, तो उसका यूनियन करोगे तो ए मिलेगा, ए इंटरसेक्शन 5 5 मिलेगा, ए यूनियन मिलेगा, मतलब ए दोनों का यूनिवर्सल, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट बेसिकली, तो आपको यूनिवर्सल सेट मिलना है। देखो यूनियन में क्या होता है, आपकी दोनों चीज़ आ जाएगी, जैसे इधर इस वाले केस में ए यूनियन यूनिवर्सल सेट दे रखा है तो ए तो आएगा ही, उसके साथ पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट दे रखा है तो इसका पूरा क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट तो सिर्फ मिलेगा ए यूनियन बी है तो 5 मिलेगा, जहाँ पे अगर ए यूनियन बी आपका 5 है तो आपका ए भी 5 होगा, बी भी 5 होगा, इसकी वजह से आपका ए यूनियन बी 5 आएगा। उसके बाद दे रखा है ए इंटरसेक्शन ए डैश, वो किसके इक्वल होगा, 5 के, ए यूनियन ए डैश वो किसके इक्वल होने वाला है, यूनियन के। उसके बाद एक टॉपिक आता है सिमेट्रिक डिफरेंस, इस पर थ्योरम भी है, थ्योरम अभी हम आगे करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो ए ट्रायंगल बी इज़ अ सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस का क्या मतलब होता है, जैसे ए माइनस बी माइनस ए, दिस इज़ अ सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। तो क्या होता है सिमेट्रिक डिफरेंस को लिखने का क्या तरीका होता है, एन इंटू ए यूनियन बी माइनस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी, यानी दोनों का यूनियन में से उसका इंटरसेक्शन वाला पार्ट, दोनों के यूनियन ये और यूनियन में से उसका इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा दो,
बचेगा क्या, ये हिस्सा और ये हिस्सा। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द वेन डायग्राम। वेन डायग्राम वैसे तो मैंने आपको साथ साथ बता ही दी है, बट स्टिल चलो एक बार हैव अ लुक ओवर इट। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि ये होता है ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है बी माइनस ए माइनस बी, एज आई टोल्ड यू। ये इसमें से सिर्फ ए ओनली बी होता है। वेन डायग्राम बेस्ड हमारे पास बहुत सारे जो वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस हैं वो आते हैं, तो हम वो भी कर लेंगे, जिसमें आपसे पूछा जाता है ओनली ए के बारे में बताओ, बी और ए के यूनियन के बारे में बताओ। अगर नाइदर ए आ गया, नॉर आ गया, या ईदर में पूछ लिया गया, या ऑल ऑफ देम में पूछ लिया गया, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं क्वेश्चंस के। तो आप देखोगे ना वर्ड प्रॉब्लम वाली जो प्लेलिस्ट होगी, मतलब सेट की प्लेलिस्ट में ही मिलेगा आपको, ठीक है। ऑल राइट, कंप्लीट ए यूनियन बी बोला जाता है, ये यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है। उसके बाद ये ए है, ये बी है, ये दोनों अलग अलग लिखे गए हैं। ये डिसजॉइंट सेट है, मतलब ये जॉइंट नहीं है, तो इसका कोई एक तरह से तुक नहीं है, कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या मतलब होता है कि ए माइनस बी ए के इक्वल है, एंड ए इंटरसेक्शन जो बी है वो 5 है, मीन्स उन दोनों में ऐसा सच कुछ कॉमन है नहीं, तो ए माइनस बी ए ही होगा जब हम उसका कुछ इंटरसेक्शन नहीं है। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कॉमन सेट होता है कि मान लो कि अगर ए में 1 2 3 4 हैं, बी में हमारे पास है 4 5 6, तो इनका कॉमन सेट हो गया 4, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, इधर देख लेते हैं पहले, जैसे मैंने आपको बताया था नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, रियल नंबर, और इरेशनल नंबर को मतलब मिला के रियल नंबर बना फिर आपका, और ये आपका कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर, एंड ये आपका पूरा का पूरा क्या बना, कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर एक यूनिवर्सल सेट बन रहा है। अगेन नेचुरल सेट का जो पूरा का पूरा सेट ले लेंगे, नेचुरल नंबर्स का पूरा सेट ले लेंगे, दैट इज़ योर होल नंबर। होल नंबर का पूरा सेट इंटीजर का पूरा सेट क्या बनेगा आपका, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का मिला के जो सेट बनेगा वो रियल नंबर्स प्लस इमेजिनरी नंबर जो आयोटा वाले नंबर्स होते हैं, उन दोनों का सम मिलाकर आपका बनने वाला है कॉम्प्लेक्स नंबर्स दैट यू विल स्टडी फर्दर। बताया था मैंने फर्स्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में ये चीज़ें। अब ये देख लो, चलो ये हम क्वेश्चन में करेंगे, ये भी हम क्वेश्चन में करेंगे। ये देख लो कि कभी भी आपको अगर कुछ ऐसे दिख जाए ना, एक सर्कल ये रहा, एक सर्कल ये रहा, भाई अगर सर्कल ऐसे दे रखा है तो वैलिड है। ये क्या मतलब है, ये 2 सर्कल को ऐसे बैलून की तरह जोड़ दो, नहीं, ये कुछ भी डिफाइन नहीं करता है, नथिंग, दिस इज़ नथिंग, इसलिए क्रॉस लगाया हुआ है इस पर। ऑलराइट, पहले हम इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन थे एक बारी वो देखते हैं। वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, ये रहे क्वेश्चन। अगर मैं पहला देख लो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेती हूँ, तो इसका क्या मतलब होता है कि ए यूनियन बी को हटा दो, बचेगा क्या, ये आउटर पार्ट, ये इसका आंसर है, ठीक है। वेन डायग्राम में बेसिकली आपको ऐसे सर्कल बनाना है, एंड जो शेड फिर आपको उस रीजन को शेड करना है जो आपको दे रखा है क्वेश्चन में। ए यूनियन बी हिस्सा तो ये बन रहा है, इन इसका कॉम्प्लीमेंट ये बनेगा। उसके बाद ए का कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो, तो इसका क्या मतलब बन रहा है कि एक तो ए का कॉम्प्लीमेंट यानी बी ले लो, बी का कॉम्प्लीमेंट ए ले लो, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेना भाई, तो ये वाला हिस्सा, बीच वाला हिस्सा आपका आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड है, थर्ड में क्या दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन करो और उसका फिर कॉम्प्लीमेंट लो। तो अगर आप देख रहे होगे ये बीच में ना थोड़ी सी वाइट सी जगह दिख रही है, यानी इतना हिस्सा हमने इनका इंटरसेक्शन का छोड़ के उसका पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट यानी बाकी को शेड कर दिया। फोर्थ में दे रखा है कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका क्या मतलब है कि ए का कॉम्प्लीमेंट यानी बी का कॉम्प्लीमेंट यानी ए, दोनों का यूनियन ले लो, बेसिकली ए और बी का यूनियन ही हो गया ये, मतलब ये ए बोल रहा है, ये बी बोल रहा है, उन दोनों का यूनियन कर दो, यही तो मिला आपको, इतना हिस्सा शेडेड मिला। उसके बाद ए देखो, ए क्या है, अगर बी का सबसेट है और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए, यानी अच्छा इसका एक आपको पार्ट समझाना रह गया, वेट अ मोमेंट, या देखो इसमें क्या है
कि जैसे हमारे पास बी है, बी के पास है 1 2 3 और ए के पास है 1 2 3 4 5, यानी क्या है बेसिकली कि जो बी है वो यहाँ पे क्या हुए हुए है, ए का सबसेट है, यानी बी के एलिमेंट्स जो हैं किस में आ रहे हैं, ए में आ रहे हैं। तो ये इस तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट करके लिखा हुआ है। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन दिखाती हूँ आपको। इसके बेसिस पे 3 क्वेश्चन है। ए सबसेट ऑफ बी, तो इसका क्या मतलब है कि ए और बी का जो भी इंटरसेक्शन होगा वो ए ही होगा। एंड ए के पास मान लो 1 है, बी के पास 1 2 है, और तो फिर हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे एंड दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो ए ही मिल रहा है, तो यानी जो दोनों का कॉमन पॉइंट है वो ए मिल रहा है। तो इस तरीके से हम उसको इसको यहाँ पे शेडेड कर देंगे बीच वाला हिस्सा। इसमें क्या है, ए बी में आ रहा है और ए यूनियन बी का पूरा बी है, तो यानी बेसिकली आपको बी को पूरा शेडेड कर देना है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ए यूनियन बी हमें दे रखा है किसके इक्वल, बी के इक्वल, यानी दोनों का यूनियन किया, मिला क्या, बी मिला, ठीक है, बी मिला ना हमें। तो जब हमें ऐसे बी मिलता है और फिर हम बोल देते हैं कि ए जो है वो कहीं ना कहीं बी का सबसेट ही रहा होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन ही सेम है, दोनों का वेन डायग्राम सेम है, बस इसे आगे लिखा इसे पीछे लिखा है, दोनों में ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है। बस मतलब क्या है, अगर मैं 6th क्वेश्चन की बात करूँ तो 6th क्वेश्चन में है कि ए बी का इंटरसेक्शन है और फिर वो उसका यूनियन में जा रहा है, लेकिन इसमें पहले यूनियन है एंड देन इंटरसेक्शन, ये चीज़ दे रखी है। ऑल राइट, नाउ सी द क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 में है, अगर लेट करो कि ए किसके इक्वल है, 5 आई थिंक आई हैव रिटन 5 ट्वाइस। चलो 1,5 हम इसको यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स दे देते हैं। क्या दे देते हैं यहाँ पे, कर्ली ब्रैकेट्स दे देते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 5 बिलोंग्स टू ए, तो 5 बिलोंग्स टू ए कर रहा है, हाँ कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो 5 एक हमारे पास 5 नॉर्मल है, एक 5 को हमने कर्ली ब्रैकेट्स दे रखा है, बट यहाँ पे 5 हमें नॉर्मल वाला दे रखा है। क्या नॉर्मल वाला प्रेजेंट है ए में, हाँ प्रेजेंट है, तो 5 ए को बिलोंग करेगा। तो सेकेंड 1,5 बिलोंग्स टू ए, पूरा का पूरा एलिमेंट हमसे पूछा हुआ है, बिलोंग कर रहा है ए से, हमने कहा कर रहा है। अगर मैंने बोला 1,5 बिलोंग्स टू ए, अब इसमें सोचो, अब बच्चे क्या सोचेंगे, 1,5 ये वाला 1,5 बिलोंग कर रहा है ए से, लेकिन नहीं, यहाँ पे दे रखा है सबसेट। सबसेट का मतलब ये है कि 1 और 5, यानी 1 और 5 बताऊँ कौन कौन से, 1 ये वाला उठाया, 5 ये वाला उठाया, वो वाला पूछ रहे हैं कि वो वाला ए के सबसेट में है, तो हम बोलेंगे हाँ है, ट्रू। और अगर मैं इसे ऐसे लिख देती और मैं फिर पूछती क्या ये वाला जो है वो सबसेट है ए का, तब भी आंसर यस होता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट ये वाला एलिमेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सबसेट होता है ना, तो सबसेट का मतलब होता है उसके साथ आपको कर्ली ब्रैकेट चाहिए, एंड चाहे वो इंडिविजुअल आइटम्स होनी चाहिए, तो इंडिविजुअल 1 और 5 हमने यहाँ से उठाया है। अब ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट की तरह वर्क कर रहा है, उसके बाहर उसका सेट लगा रखा है, तो इसका मतलब वो एलिमेंट यहाँ होना चाहिए क्वेश्चन में, दैट मीन्स। चलो आगे देखो, आगे है कि 7,1 क्या है, 7,1 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, सॉरी डज नॉट, इट इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए। तो ये भी ट्रू है, क्यों, क्योंकि जो 7 है और जो 1 है, 1 का इन्होंने बताऊँ कौन सा 1, ये वाला, ऐसे हम क्या, ये देखो ये पूरा का पूरा ना एलिमेंट में 1 है। आप इस 1,5 को अलग से लिख ही नहीं सकते 1,5 में। मैंने आपको पार्ट 1 में ऐसे 2-3 क्वेश्चन करवाए भी हैं स्टार्टिंग के उसमें। तो आप इस 1,5 को जो मैंने अभी मार्क कर रखा है, आप उसको इंडिविजुअली नहीं ले सकते, एंड फॉर श्योर नहीं ले सकते, याद कर लो इस चीज़ को। उसके बाद यहाँ दे रखा है 7,1, तो यानी 7 ये रहा और 1 इसका, मान लो 1 ये वाला हो गया, तो मतलब ये चीज़ नहीं है यहाँ, ये ऐसे पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो चीज़ लिखी है वो सही लिखी है। अगर ये हमें दे देता कि 7 बिलोंग्स टू ए, तो करेक्ट होता,
और अगर 7 के बाहर करली ब्रैकेट्स लगा के फिर बोल देता है इज़ अ सबसेट ऑफ ए, तब भी ये वैलिड होता। और अगर ये हमें ऐसे भी दे देता ना कि 7,1 सबसेट ऑफ ए, तब वैलिड होता। 7,A बिलोंग्स टू ए, तब वैलिड होता। ठीक है, इसमें हम करली ब्रैकेट्स का यहाँ पे यूज़ नहीं करने वाले। चलो आगे देख लेते हैं क्या दे रखा है। आगे है कि 5 पे आपको 5 एक आपका यहाँ पे एलिमेंट के तौर पे लिया हुआ है, क्योंकि 2 सेट के ब्रैकेट है। 2 सेट के ब्रैकेट होने का क्या मतलब होता है कि जो उसमें जो फर्स्ट सेट का ब्रैकेट जो अंदर की तरफ लग रहा है वो एक एलिमेंट की तरह वहाँ पे उस सेट में प्रेजेंट होना चाहिए। क्या है वो ऐसा प्रेजेंट? और शिट, ये हमारा यहाँ से इरेज हो गया। तो यस, वो यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट है एंड उसका अगर हम सबसेट ले रहे हैं तो वो एक इक्वल है। तो यहाँ पे सारे आंसर ट्रू हैं। ठीक है, सॉल्व कर लेना ऐसे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बिलोंग्स टू क्या है भाई, सबसेट क्या है भाई, ये हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें। बट इफ़ यू डू प्रैक्टिस ऑफ दी सच टाइप ऑफ क्वेश्चन यू आर गेटिंग प्रो इन दिस। ठीक है, आपको मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करवाऊँ तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, कमेंट सेक्शन बना इसलिए जो उनसे भी क्वेश्चन बोलोगे जैसे बोलोगे मैं ज़रूर करवाऊँगी। ठीक है, find at least one set A such that 1 2 belongs to 1 2 3 4। अब 1 2 क्या कर रहा है, हमने एक ऐसा सेट निकालना है जो A हो एंड A भी क्या कर रहा है हमारा 1 2 3 4 को उसका सबसेट है। तो अगर मैं ये इस एलिमेंट का मैंने यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये एलिमेंट A का सबसेट है, तो यानी A के पास कितने होने चाहिए 1 2 3 4। देखो क्या दे रखा है कि 1 2 जो है ना वो सबसेट है A का, तो यानी A के पास एटलीस्ट एक भी ज़्यादा होगा चलेगा, या उसके इक्वल होगा तो भी चलेगा। यहाँ हमें सबसेट का सिंबल दिया हुआ है बट हम इसको इसके नीचे वो मान लेते हैं इक्वल है। ठीक है, अगर इक्वल है दे रखा है, अब अगर इसमें नीचे मैंने यहाँ अंडरलाइन लगा दिया तो इसका मतलब होता है कि वो चीज़ क्या है आपस में इक्वल है। अगर मैंने यहाँ अंडरलाइन नहीं लगाया तो इसका मतलब है कि उसके अंदर एक एलिमेंट भी ज़्यादा हो तो भी चलेगा। अब जैसे इसमें लिया मैंने, यहाँ पे इसका आंसर होगा 1 2 3 और 1 2 4, यानी ए जो लेने हैं हमें नंबर्स वो 1 2 3 4 में से ही लेने हैं। और हमें दे रखा है एक सेट 1 2 और वो बोला गया है कि वो सबसेट है किसका, ए का सबसेट है। तो ए के सबसेट होने के लिए उसको एटलीस्ट एक भी ज़्यादा होगा तो भी चलेगा। तो एक ज़्यादा होगा तो आप दे कितने रखे 1 2 3 वो दे रखे हैं, उसमें से एक को ज़्यादा ले लो। तो एक में 1 2 3 ले रहे, एक में 1 2 3 4 ले लो, बस कहानी ख़त्म। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो, ए है बी है सी है, हमें एक सेट निकालना है एक्स जो कि पहला पार्ट है। एक्स क्या कर रहा है, बी को मतलब बी का सबसेट है और एक्स क्या है सी का भी सबसेट है, तो यानी एक्स बी का और सी का दोनों का सबसेट है। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में हमें बताऊँ कैसे करना चाहिए। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि हमें एक सेट निकालना है वो जो कि है एक्स, तो हम इस कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें ए बी सी जो तीनों दे रखे हैं ना, सबसे पहले तीनों का क्या कर दो, पावर सेट निकाल दो। तीनों का पावर सेट निकाल दोगे, ठीक है। तो ए का पावर सेट मैं आपको बता रही हूँ, इफ़ यू वांट टू राइट यू कैन राइट, आई एम नॉट राइटिंग ऑन द स्क्रीन, आप लिख लेना अगर आपको ए का पावर सेट देखना है तो चलो ए बी सी डी है तो हम क्या लिखेंगे, करली ब्रैकेट्स में लिखना है ये सभी। देखो इस फॉर्म में लिखना है, ये करली ब्रैकेट्स यहाँ लगाना, ये ए हो गया, बाकी मैं बता रही हूँ। ऐसे ही बी सी डी लिखोगे, फिर ए बी बी सी सी डी आ जाएगा, फिर आपका ए सी आ जाएगा एंड आपका बी डी आ जाएगा, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, ए बी सी आ जाएगा, बी सी डी आ जाएगा, ए डी सी आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करते करते आपको 2 की पावर 4 यानी 16 एलिमेंट्स जो है बनाने हैं। हमने ऐसे 16 एलिमेंट्स वाला केस कर भी रखा है। ठीक है, तो ऐसे आपको करके 16 बनाना है। उसके बाद एक लिखोगे 5। ठीक है, ये सारे इसके पावर सेट हो गए। ऐसे ही बी का भी करना है, ऐसे ही सी का भी करना है आपको। बी के बनेंगे 2 की पावर 3, सी के बनेंगे 2 की पावर 2 यानी 4 और 2 की पावर 3 यानी 8। इतने इसके क्या बनेंगे, पावर सेट बनेंगे। अब जो इनके पावर सेट बने, अब आपको एक नया एलिमेंट लेना है जिसका नाम है एक्स। उसके अंदर आप बी के भी एलिमेंट्स होने चाहिए, वो मतलब बी का भी सबसेट होना चाहिए और सी का भी सबसेट होना चाहिए। यानी जो भी बी और सी के पावर सेट में
कॉमन चीज़ें आ रही हैं वो आपका एक्स का एक्स बन जाएगा, मतलब वो आपका एक्स का सेट हो जाएगा। मान लो बी में आ रहा है आपका, मतलब मैं अपनी तरफ से ले रही हूँ, बी में आ रहा है मान लो 1, सी में आ रहा है मान लो बी में आ रहा है 1 2 आ रहा है, सी में भी 1 2 आ रहा है, तो मतलब दोनों में कॉमन कॉमन आ रहे हैं। जैसे बी में आ रहा है 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है। सी में क्या क्या आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, मान लो और कुछ नहीं आ रहा, तो इनमें से कॉमन चीज़ें क्या आ रही है, 1 2 आ रहा है। तो जो एक्स का जो नया एलिमेंट बनेगा वो 1 2 बनेगा। मतलब मैंने ये 1 2 वाले ना अपनी तरफ से लेके ले लिया है, मैंने BCD नहीं किया, क्योंकि उसके लिए आपको पहले पावर सेट लिखना पड़ेगा। देन आपको दोनों में से बी और सी में से जो चीज़ें कॉमन आ रही है वो आपको एक्स के लिए लिखनी है, एंड वो कॉमन जो चीज़ें आ रही है वो 5 ऑफकोर्स और बी। ठीक है, ऑलराइट। अब देखो क्या है कि एक्स ए को एक्स क्या कर रहा है, ए का सबसेट है, और एक्स आपका बी को, मतलब बी का सबसेट वो नहीं है। तो ऐसी चीज़ें लो जो ए में हो वो बी में ना आती हो। तो यानी ए में ऐसी चीज़ें छांटो, ए के पावर सेट में ऐसी चीज़ें छांटो जो बी में आ रही है ना, उन चीज़ों पे आपको क्या कर देना, ऐसे क्रॉस लगा देना। जो बची हुई चीज़ें हैं वो आपके लिए एक्स का होगा, और ये आपको यहाँ पे आंसर दे दिया गया है इसका। ऑल राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, ये क्वेश्चन ऐसे हैं, देखो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। मैंने जो अभी तक क्वेश्चन करवाए देखो सारे डिफरेंट थे, कोई भी ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही सेम जा रहे हो। ठीक है, चलो 3 क्वेश्चन और है प्रूफ पे बेस्ड, देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए बी सी बी 3 सेट्स, इफ़ ए is a subset of B, B belongs to C, is it true that A belongs to C, and if it is not, then give an example। तो देखो क्या दे रखा है, A B C आपके पास 3 सेट हैं। अगर मैंने स्टेप्स बोला हो तो आई एम रियली सॉरी, बिकॉज हम बोलते बोलते हमें नहीं पता लगता हम क्या बोल रहे हैं। तो देखो A बिलोंग्स टू B, A B को बिलोंग करता है, B जो है वो सॉरी ए सबसेट है बी का, बी बिलोंग कर रहा है सी को। तो इसका क्या मतलब है, लेट्स टेक ए को हम ले लेते हैं 1 2, बी को ले लेते हैं हम 1 2 3। ठीक है, उसके बाद जो बी है वो बिलोंग कर रहा है सी को, तो इसका क्या मतलब है कि 1 2 3 पूरा का पूरा उठ के सी बन रहा है, पूरा का पूरा उठ के क्या बन रहा है, सी बन रहा है। ठीक है, तो ए में क्या दे रखा है, ए में 1 2 दे रखा है, बी में 1 2 3 दे रखा है, सी में सी क्या कह रहे हैं, सी ये कह रहे हैं कि जो भी बी में आ रहा है वो क्या कर रहा है, सी को बिलोंग कर रहा है। सी को बिलोंग करने का क्या मतलब होता है कि पूरा का भाई पूरा का पूरा एलिमेंट उठा के यहाँ लिखना है आपको, पूरा का पूरा एलिमेंट उठा के यहाँ लिखना है। ये सबसेट की तरह नहीं है जिसको आप 1 2 3 में अलग अलग तोड़ोगे। इट इज़ बिलोंग्स टू मतलब होता है आपको पूरा का पूरा आप रेफरेंस कर रहे हो। ठीक है, अगर मैंने बोला मैं इस प्लेस से, मतलब मैं जो भी प्लेस से बिलोंग करती हूँ, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैं पूरी ही बिलोंग कर रही हूँ। ये तो नहीं है बस मेरा हाथ यहाँ से बिलोंग कर रहा है, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बी पूरा का पूरा एज एन एलिमेंट जाके सी में जा रहा है। तो क्वेश्चन का ये मतलब है, एंड हमें कहा है कि ए क्या सी को बिलोंग कर रहा है, तो 1 2 क्या सी को बिलोंग कर रहे हैं, एंड ऐसा है नहीं, क्योंकि 1 2 अगर सी को बिलोंग करते हैं तो 1 2 पूरा का पूरा यहाँ आता है ना, बट यहाँ पे तो 1 2 कहीं दे ही नहीं रखा, तो यहाँ तो 1 2 3 ऐसा पूरा कलेक्टिव एलिमेंट उठा के लिखा हुआ है, सो इट इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, इसका एग्जांपल दे दिया है। उसके बाद प्रूव दैट अगर हमारा ए सी जो है वो 5 को बिलोंग करना है, तो ए क्या 5 को बिलोंग करेगा, ऑफ कोर्स करेगा, क्योंकि मैंने बताया था अगर ए सी 5 है तो ए भी 5 होगा, सी भी 5 होगा। तो हम ये दोनों या तो हम प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं, नहीं हम इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। नहीं तो सॉल्व कैसे करेंगे, हम मान लेंगे जो एक्स है वो ए को बिलोंग कर रहा है, एक्स सी को भी बिलोंग कर रहा है, फिर वहाँ से हम कह देंगे ए सी की हम मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे, फिर हम बोलेंगे कि ए की जब हम मल्टीप्लिकेशन लेने पे ए हमें क्या दे रहा था, ए सी 5 दे रहा था, ए सी 5 के इक्वल आ रहा था, तो वहाँ से क्या होगा आपका ए भी 5 हो जाएगा और सी भी 5 हो जाएगा। यही तो आपको मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। इसमें बताऊँ क्या करना है, इसमें चलो क्वेश्चन तो पढ़ देते हैं पहले।
for any two sets A and B, prove that power set of A is equals to power set of B, where A is equals to B. एंड अब देखो क्या है कि A जो है वो क्या करता है, मैंने आपको बताया था कि A जो है वो पावर सेट ऑफ A को बिलोंग करेगा, ठीक है। एंड जो B का पावर सेट हम ले रहे हैं तो वो कहीं वो मतलब उसी का ही B का ही जो होगा वो किसको बिलोंग करेगा, उसी के पावर सेट को। और यहाँ हमें दे रखा है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, हम ये कंक्लूड करेंगे अपनी बात से कि फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हमारा A B के भी तो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप सबसेट वाले मेथड से भी कर सकते हो। वहाँ से कैसे करोगे, वहाँ से हम ये बोलेंगे कि A जो है इस लॉजिक से हमने इस A को इसके इक्वल रखा, A बिलोंग्स टू, हमने पावर सेट ऑफ B कर दिया क्योंकि ये इक्वल था, मैंने इसकी जगह पावर सेट ऑफ A की जगह पावर सेट ऑफ B लिख दिया। तो इससे मैंने यहाँ से ये कंक्लूड किया कि A जो हुआ सबसेट ऑफ, यहाँ से हमने कंक्लूड किया A सबसेट ऑफ B हुआ। अब मैंने क्या किया, इस B में अब पावर सेट ऑफ B की जगह मैंने पावर सेट ऑफ A लिख दिया, मतलब स्विच कर दिए। तो यहाँ से मेरा ये कंक्लूड हुआ पावर सेट ऑफ ये B जो हुआ वो सबसेट ऑफ A के इक्वल हुआ, ठीक है। तो इस और इससे हमें क्या समझ में आता है कि A भी B का सबसेट है, B भी A का सबसेट है, तो ऑफ कोर्स A इज़ इक्वल्स टू B। ये भी हमने एज अ थ्योरी पहले डिस्कस करी हुई है। सो वही मतलब हमने ये तीनों क्वेश्चन ऑलरेडी पहले डिस्कस कर रखे हैं, बट वही चीज़ है ना, ये सब एक एक करके हमारे सामने आ रही है। ये मतलब जो सबसेट और बिलोंग्स टू वाले क्वेश्चन है मैंने अभी करवाए, ये वाला मैंने अभी आपको पहले बताया था। अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ रहे हो तो मैंने आपको ये पहले करवाया। उसके बाद ये लाइन तो अभी आई थी, ठीक है। अभी हमने ऊपर ही तो ये लाइन डिस्कस करी है, ठीक है। नाउ हमारे पास है कुछ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। तो सबसे पहले थ्योरम 1 डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ इनडेपेंडेंट क्लॉज। तो इसमें यह है कि अगर A यूनियन A किसके इक्वल है, A के इक्वल है, तो इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास एक एलिमेंट है A, उसका यूनियन कर रहे हो A के साथ तो ऑफ कोर्स A ही तो मिलेगा। मतलब फिर आप ये बोलोगे कि मान लो A के पास है 1 2, उसका हम यूनियन ले रहे हैं A से, A भी 1 2 है, तो 1 2 1 2, तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा 1 2 1 2, वही तो लिखोगे 1 2 ही तो लिखोगे, मिलेगा तो A ही। अब वही चीज़ यहाँ ये बस इसे सॉल्व करके लिखा हुआ है यहाँ पे। जैसे अब आप नॉर्मल एग्ज़ाम दोगे तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, ये लिखोगे ना कि x बिलोंग्स टू A यूनियन A वेयर x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू A, ठीक है। इसको इस तरीके से और इस तरीके से लिखेंगे। देन हम ये लिखेंगे दोनों में से हम एक ही चीज़ उठा लेंगे, x बिलोंग्स टू A। यहाँ से हम ये बोलेंगे कि हमारा जो A यूनियन A है वो क्या है, सबसेट है A के। ये अभी हम बाद में लाइन बोलेंगे, पहले हम ये बोलेंगे उसका सबसेट है। सिमिलरली यहाँ से भी करेंगे कि हम अभी हमने क्या किया, अभी हम इससे इस पे पहुँच रहे हैं, इससे इस पे पहुँचे हैं, इसलिए हमने इसको यहाँ पे सबसेट बोला। अब हमें इससे A से हमें A यूनियन A पे पहुँचना है, तो कैसे करेंगे, पहले वो बिलोंग्स टू A है, देन फिर हम उसे 2 बार ही लिखेंगे, 2 बार लिखने पर यही बन गया, बस ये भी हो गया, ये भी हो गया। दोनों इक्वेशन, दोनों बातों से ये समझ में आ रहा है ये दोनों आपस में इक्वल है। ऐसे ही करने हैं जितने भी इक्वेशंस आ रहे हैं, जितने भी लॉज हैं ऐसे ही करने हैं। ओके, आई होप आपको ये फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हुआ होगा। चलो सेकंड में क्या है, सेकंड में है A इंटरसेक्शन A किसके इक्वल है, A के इक्वल है, ठीक है। तो तब भी उसको भी देखो सामने, आपके सामने मैंने पूरी की पूरी डेरिवेशन इसकी यहाँ पे करके दिखा रखी है। बाकी आप एक बार देख लेना, बाकी मैंने आपको फिर भी फर्स्ट मतलब ये तो मैंने आपको समझा ही दिया है, इसमें भी सेम यही चीज़ करनी है। जहाँ इंटरसेक्शन है ना, देखो हाँ एक चीज़ है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है टू टेल इज़ कि अगर यूनियन है तो हम यहाँ पे और लगाएंगे, इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रख लेना, मैं साथ साथ ये चीज़ें बताती भी रहूँगी, ठीक है। तो पहले देखो वीडियो पॉज करो, सिर्फ ये करो और ये करो, इन दोनों की डेरिवेशन, और भूलना मत वीडियो पॉज करो, पहले करो, बस दोनों की डेरिवेशन करो, फिर ही आगे बढ़ेंगे थ्योरम 2 पे, ठीक है। हो गई, चलो सेकंड। कई बच्चे कहेंगे हाँ मैम हमने तो नहीं करी, भाई पहले कर लो यार, तुम्हारे फ़ायदे के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। इन्हें एक को एक या 2 बार इन्हें हाथ से निकाल लो, फिर उसके बाद ज़रूरत नहीं है। एक बार जब हाथ से निकल गई ना, समझ में आ गया कि ये कैसे है, फिर नहीं ज़रूरत। सेकंड देखो, सेकंड थ्योरम 2 क्या है कि A यूनियन फाई किसके इक्वल है, A के इक्वल है। क्या मतलब है कि जो A है उसको यूनियन लेना है किससे, फाई से,
तो ऑफकोर्स ए ही मिलेगा, फाई तो कुछ भी नहीं होता। सेकेंड है कि ए इंटरसेक्शन यूनियन इज इक्वल्स टू ए, तो इसका क्या मतलब है, ए और यूनियन में हमें कॉमन लेना है तो ऑफकोर्स हमें ए ही मिलेगा, ठीक है। तो थ्योरम 2 क्या कहती है, कॉम्यूटेटिव लॉ, वो उसका क्या मतलब है, ए यूनियन बी है वो किसके इक्वल होगा, बी यूनियन ए के इक्वल होगा। सेकंड है कि ए इंटरसेक्शन बी है वो किसके इक्वल होगा, बी इंटरसेक्शन ए के, यानी ए और बी का कॉमन किसके इक्वल होगा, बी और ए के कॉमन के इक्वल होगा। अब देख लो मैंने इस पेज पे चिल्ड्रन आपको क्या समझाया है, 3 लॉ समझाया है। द वेरी फर्स्ट इज़ कि अगर ए और ए का ही मैं यूनियन लूँ, इंटरसेक्शन लूँ, ए ही मिलेगा। अगर मैं ए का फाई से यूनियन लेती हूँ तो मुझे ए मिलेगा, और मान लो मैंने ए का इंटरसेक्शन ले लिया फाई से, तो ए और फाई में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो आप फाई लिखोगे। और अगर मैंने ले लिया ए इंटरसेक्शन यूनियन, मुझे क्या दे रहा है, ए, और अगर मैंने इसको इस तरीके से लिखा ए यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ ले रही हूँ, तो इन दोनों का जो यूनियन मुझे मिलेगा, ऑफ कोर्स यूनिवर्सल सेट मतलब पूरा का पूरा सेट ही मिलेगा। अगर मेरे पास ए 1 2 है, यूनिवर्सल सेट में मेरे पास बहुत सारी सब चीज़ें हैं, मान लो 1 2 3 4 है, तो इन दोनों का यूनियन लेने पे मुझे 1 2 3 4 ही तो मिलने वाला है, वही तो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, जैसे हम लिखते हैं ना ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, बी यूनियन ए के, और ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, बी इंटरसेक्शन ए के। तो अगर आप अपने सेट में कहीं ऐसे लिख रहे हो ना बी कोमा डी, क्या मतलब, अगर आप ऐसे लिख रहे हो, देखो बी कोमा डी ऐसे लिख रहे हो, और कहीं ये बोलो हमने डी कोमा बी भी लिख दिया, थप्पड़ पड़ेगा। बिल्कुल भी ऐसे मत करना, क्या कि अगर हमें बी डी दे रखा है तो आप अगर डी आगे लगा दो बी बाद में लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रिलेशन फंक्शन में फ़र्क पड़ेगा। जो सेकंड चैप्टर है अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी उसमें फ़र्क पड़ेगा, बट सेट्स में अभी हाल फिलहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इट्स जस्ट अ नॉर्मल वे ऑफ राइटिंग डाउन, ठीक है। अब सॉल्व करने का तरीका हम इस पे ले लेते हैं, थर्ड वाला सॉल्व करने का तरीका बता देती हूँ कि क्या करना है। सबसे पहले जैसे इंटरसेक्शन पर ले लेते हैं, एक्स इंटरसेक्शन ए, क्या बोलेंगे हम इसको, ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ये लिखा। फिर हम लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए, फिर एंड लगाएंगे बीच में, फिर हम लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू बी, क्योंकि ये ब्रैकेट है, यहाँ पे ब्रैकेट है तो ये एक बार इससे भी मल्टीप्लाई होगा, फिर बीच का एंड तो एज इट इज़ आएगा, एंड फिर ये यहाँ पे ऐसे आएगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगी, फिर मैं क्या कर दूँ, मेरी मर्ज़ी, मैं पहले बी को आगे लिखना चाहती हूँ, मैं पहले बी को लिख दूँगी, फिर मैं ए को बाद में लिख दूँगी। तो यहाँ से क्या निकल के आया, ये यहाँ से निकल के आया बी इंटरसेक्शन ए, एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन ए, मतलब मैं चली कहाँ से थी, ए इंटरसेक्शन बी पे, पहुँच कहाँ पे गई, बी इंटरसेक्शन ए पे। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो ए इंटरसेक्शन बी हुआ इज़ अ सबसेट ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। सेम ऐसे करना है, यहाँ से पहुँचना है इस पे जाना है, फिर लिखना कि भाई ए इंटरसेक्शन बी से चले थे, बी इंटरसेक्शन ए पे पहुँच गए, पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट इसी का ही, बी इंटरसेक्शन ए से चले थे और पहुँच कहाँ पे गए, ए इंटरसेक्शन बी पे, तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि दे बोथ आर इक्वल। सिंपल एज दैट। तीनों में ऐसे ही करना है, तीनों में ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। अभी आपको लग रहा है ना कितने नॉर्मल तरीके से ये सॉल्व हो गया। अब आपको डी मॉर्गन्स बताएगा कि ये, वो कहेगा हाय आई एम एडवांस वर्जन दिखाएगा अपना। चलो डी मॉर्गन्स लॉ में ये होता है कि अगर आप ए यूनियन बी ले रहे हो, फिर आप उसका यूनियन का इंटरसेक्शन लेते हो, तो इसका क्या मतलब होता है, ए पे भी इंटरसेक्शन आएगा, बट ये जो यूनियन है अब बाहर ब्रैकेट से बाहर आने पे इसका भी उल्टा हो जाता है, यानी ये भी इंटरसेक्ट बन जाता है, फिर ये बी इंटरसेक्ट हो गया, सॉरी बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अगर आप ए इंटरसेक्शन बी यानी दोनों के कॉमन का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो, तो ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन बाहर आके यूनियन हो जाएगा, यूनियन है तो बाहर आके इंटरसेक्शन हो जाएगा, बाकी ए पे ए का भी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और बी का भी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। दिस इज़ व्हाट अ डी मॉर्गन्स लॉ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
अकॉर्डिंग टू स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बात करूँ, ठीक है। तो देखो इसे सॉल्व कैसे करेंगे। अब हम इसे भी लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b। इसका मैंने क्या ले लिया, कॉम्प्लीमेंट ले लिया। क्या लिया, इसका मैंने कॉम्प्लीमेंट ले लिया जो मेरे को दे ही रखा था। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप में क्या होगा कि x अगर वो a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट बन रहा है तो x बिलोंग्स टू a यूनियन b। सेकेंड पॉइंट सेज x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b। जब कॉम्प्लीमेंट हटाओगे ना तो यहाँ पे आपका डज नॉट बिलोंग्स टू लग जाएगा, ठीक है। फिर अब हम इसे नॉर्मल उसी तरीके से डज नॉट बिलोंग्स टू के साथ इसको भी खोलेंगे। अब जब बाहर डज नॉट बिलोंग्स टू लग गया ना तो फिर से उल्टा काम करना है, यानी अगर हमें अंदर यूनियन दे रखा है तो हमें उसका इंटरसेक्टिंग बना देना। अगर हमें इंटरसेक्टिंग दे रखा है तो वो हमारा यूनियन बन जाएगा। यानी अब यहाँ पे यूनियन दे रखा था, इसकी जगह यूनियन की जगह और आना चाहिए था ना, बट नहीं आया, तो इसकी जगह क्या आ गया, एंड आ गया। क्या आ गया, एंड आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर नॉर्मली सॉल्व कर लेना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको इसको नॉर्मली सॉल्व करना है। यहाँ से हमने एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए था एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी था। फिर उसके बाद हमने ये बोल दिया एक्स बिलोंग्स टू ए। फिर अब इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हमने वापस से डज नॉट बिलोंग्स टू को बिलोंग्स टू किया, तो यहाँ ए था तो अब ए का फिर कॉम्प्लीमेंट बन गया। ये ऐसे ये बी था, फिर ये बी का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि अगर कोई चीज़ उसको बिलोंग नहीं कर रही तो उसके कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रही होगी वो। अगर मैंने बोला कि अगर वो 1 2 को बिलोंग नहीं कर रही तो 1 2 के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रही होगी, वो 3 4 को बिलोंग कर रही होगी, वो कोई और नंबर को बिलोंग कर रही होगी। दिस इज़ व्हाट एक्चुअली इट मीन्स, ठीक है। फिर ऐसे हमें इसको दोनों तरीके से सॉल्व करना है। एक बार इधर से चलेंगे, फिर एक बार इधर से चलेंगे, फिर कह देंगे दोनों इक्वल है। सेम ऐसा हमें इसमें भी करना है। एसोसिएशन लॉ, इसमें क्या होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ये कैसा है, जैसे हम लिखते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी प्लस ए, तो मतलब वही चीज़ है ये। एंड इसे भी हमने क्या करना है कि x किसको बिलोंग कर रहा है, ए को, फिर यूनियन एज इट इज़ x बिलोंग कर रहा है बी यूनियन सी को। फिर हमने सारे के सारे यूनियन खुल गए। जो 2 ब्रैकेट में यूनियन चाहिए थे, कौन से चाहिए थे, पहले हमें a और b चाहिए थे, तो मैंने a इधर से पकड़ा, b इधर से पकड़ा, क्योंकि इस ब्रैकेट को खोलने पे b भी निकल गया, c भी निकल गया। उसके बाद दोनों को उठा के एक ब्रैकेट में किया, ये अलग किया, आ गया वही चीज़। सेम ऐसा इधर भी करना है। ये तो बहुत ईजी है। आगे जो इन पे क्वेश्चन देखोगे ना, मतलब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी, जो मैं सेट की ही प्लेलिस्ट में अलग से जो क्वेश्चन डालने के लिए कह रही थी ना, वो क्वेश्चन इन पे बेस्ड है। ये तो उन क्वेश्चंस की थ्योरम करवा रही हूँ, उन क्वेश्चंस की जो हमें 8 थ्योरम्स दे रखी हैं, बस 2 थ्योरम और रह गई हैं, वो कंप्लीट करनी। एंड फिर उसके बाद आपको प्लेलिस्ट पे इनके क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ठीक है, मतलब सेट की। चलो, थ्योरम 6 इज़ योर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसा होता था कि जैसे a प्लस ले रही हूँ, तो यानी अगर मैं मान लो a माइनस बी ले रही हूँ, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। दिस इज़ काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव, बट ये ज़्यादा एप्लीकेबल होता था मल्टीप्लिकेशन में होता था, ठीक है। कैसे, जैसे a इंटू बी माइनस सी लिखा होता था, तो हम इसको क्या लिखते थे, ए बी माइनस ए सी, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में, मल्टीप्लिकेशन में हम ज़्यादातर इसे करते थे सॉल्व। अब उसके बाद देख लो क्या है ये, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, तो कैसे करेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। उसके बाद एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन एक्स बिलोंग्स टू बी। अब इंटरसेक्शन की जगह हम क्या लिख देंगे, एंड लिख देंगे। फिर एक्स बिलोंग्स टू सी, फिर नॉर्मल चलेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू सी। देखो पहले हम एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी करेंगे, फिर एंड हमारा एज इट इज़ रहेगा। फिर हम इसी चीज़ को इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैंने अभी ये बताया कि हम इसको कैसे लिख रहे हैं, हम इसको ए बी माइनस ए सी के तौर पे लिख रहे हैं, तो ऐसे ही हम पहले इसको इसके साथ करेंगे, फिर इसको इसके साथ करेंगे, ऐसे हमारे 2 ब्रैकेट्स बन जाएंगे। एंड बीच में हमारा एंड चलता हुआ आ रहा था, तो उसको चलाएंगे। अब ये जो यूनियन है ये तो इसके साथ जाने वाला है, लेकिन जो अंदर का जो होता है वो हमारा बाहर रह जाता है, वो हमारे 2 ब्रैकेट्स को डिवाइड करता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये वाला साइन होता है वो इसी के साथ ही जाएगा, मतलब वो इसी के साथ है ना, ए के साथ है ना, तो ए के साथ ही रहेगा। बट ये किसी के साथ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ 2 ब्रैकेट्स को डिवाइड करेगा। जैसे एक इधर ब्रैकेट बन गया, एक इधर ब्रैकेट बन गया।
तो इसका सेकंड पार्ट ये रहा, तो डू ट्राई इट बाय योरसेल्फ, ये सेम ऐसे ही करना है इसकी तरह। अब जैसे इसकी सेवन्थ थ्योरम देखो, सेवन्थ थ्योरम के अंदर क्या है, ये जो माइनस का साइन है ना, मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम इंटरसेक्शन ले रहे थे तो मैंने आपको कहा नहीं था कि जैसे हम ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं तो हम इंटरसेक्शन को कहीं ना कहीं माइनस लिख देते हैं, बट इसका एक्चुअल ये इसके इक्वल होता नहीं है, बट हम इसका एक तरह से मीन मान लेते हैं। तो वो वही चीज़ है, यहाँ पे माइनस को हमने एंड की तरह ले लिया। एंड क्या चीज़, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है डेरिवेशन का सेवन्थ में, कि इसमें दे रखा है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। तो क्या है कि x बिलोंग्स टू ए तो है, ठीक है, एंड ये वाला पार्ट तो फिर वो उसको बिलोंग नहीं करेगा, मतलब ये अगर उसको बिलोंग कर रहा है, इस माइनस की जगह हम उसका क्या लगा देंगे, एंड लगा देंगे, एंड फिर जो माइनस के बाद वाली चीज़ होगी वो हमारी किस में आ जाएगी, डज़ नॉट बिलोंग्स टू में आ जाएगी। फिर नॉर्मल वही चीज़ उसी तरीके से हमें बस सॉल्व करना है, ठीक है। एक बार इधर से इधर पहुँचो, फिर एक बार इधर से पहुँचो, फिर दोनों को इक्वल बोल दो, ठीक है। बस इम्पॉर्टेंट क्या था इधर बताने का, ये जो माइनस है उसकी जगह एंड, और माइनस में जो भी चीज़ आएगी वो डज़ नॉट बिलोंग्स टू में जाएगी। नेक्स्ट है थ्योरम 8, जो कि सिमेट्रिक बेस्ड थ्योरम है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो थ्योरम 8 में है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो इसे भी कैसे सॉल्व करेंगे, अगेन एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, मतलब पहले हमने यहाँ से स्टार्ट किया, तो हम ए यूनियन बी करेंगे, फिर माइनस से एंड लिखेंगे, फिर ये डज़ नॉट बिलोंग्स टू, फिर नॉर्मली सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक की हमारी तो डिलीवरी हो गया, अब इधर से भी तो इधर जाना है, इधर से भी तो इधर पहुँचना है, तो अब इधर से भी हम इधर करेंगे, ठीक है। फिर दोनों को हम इक्वल बोल देंगे। ये जो साइन होता है ना, ये बीच में जो डेल्टा का जो साइन लगा रखा है, वो बेसिकली इसका मतलब होता है कि ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी का ही सम होता है, ठीक है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये वाली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो बस आगे हमारा लास्ट रह गया प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड, जो मतलब मैं वर्ड प्रॉब्लम वाले जो क्वेश्चंस बोल रही थी ना, वो यही है। उसका जो फॉर्मूले, उसके जो फार्मूलेज़ हैं ना, वो बेसिकली यही फार्मूलेज़ हैं, ठीक है। तो देखो, अगर मैं यूनियन की बात करती हूँ, ए यूनियन बी की बात करती हूँ, अब मैं यहाँ पे कोई डायग्राम नहीं बना रही, अब एक बार इसको ना बिना डायग्राम के एक बार माइंड में सोच के देखो कि ए माइनस बी वाला जो मैं पार्ट ले रही हूँ, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी वाला, ठीक है, बी माइनस ए वाला पार्ट, ठीक है, इन तीनों को सम करके क्या मुझे ए यूनियन बी मिल रहा है? सोचो, थिंक ऑफ इट, टेक पोज इट, टेक सेकेंड, ठीक है, एंड सोचो, फिर ही उसको अटेम्प्ट करना, फिर ही उसे हर चीज़ अप्लाई करना। एक बार सोच के देखो। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का जो मतलब होता है ना, वो यही होता है कि थिंक ऑफ इट देन डू ऑफ इट, ठीक है। अब जिन बच्चों को नहीं आया तो मैं बता देती हूँ, उनको भी मैं लिख के दिखा दूँगी, तो डोंट वरी। एंड एक है कि हम ए और बी को दोनों को ऐड कर लें, एंड जब हम ऐड करेंगे ना, तो दोनों में क्या होगा, ए को ऐड करने पे भी जो दोनों का जो कॉमन पॉइंट होगा वो आ रहा होगा, ठीक है। तो यानी वो दो बार ही ऐड हो जाएगा, ए में भी आ जाएगा, बी में भी आ जाएगा, तो दो बार ही वो चीज़ ऐड हो जाएगी, तो हम उसको माइनस कर देंगे एक बारी से, ठीक है। तो बेसिकली वही तो चीज़ बन जाती है, तो दे बोथ आर सेम। अब देखो क्या करें हम इसको, यहाँ पे ये ऐसे करके मैंने यहाँ बना दिया। ये जो मेरा पार्ट है वो मेरा ए माइनस बी वाला है, ये जो पार्ट है मेरा ये वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है मेरा ये वाला पार्ट है, इन तीनों को ऐड करके ए यूनियन बी बन रहा है, हाँ बन रहा है। अब इस पे देखते हैं, एक बार हमने ए लिया, एक बार हमने बी लिया, क्योंकि ए को भी ऐड करने पे इतना हिस्सा आया, बी को भी ऐड करने पे इतना हिस्सा आया, तो दोनों को ऐड करने पे ये वाला जो एरिया है इंटरसेक्शन वाला, ये बार बार ही दो बार ही रिपीट हो गया, तो हम इसको माइनस कर देंगे एक बारी से, ठीक है। सेकंड देख लो, सेकंड में है कि अगर मेरे को ए देखना है, अब मुझे सिर्फ ए चाहिए, तो मेरा ए कैसे आ सकता है, एक बार इसका माइनस वाला हिस्सा ले लूँगी, एक बार इसका इंटरसेक्शन वाला हिस्सा लेने पे ए आ जाएगा। बी कैसे आएगा, बी माइनस ए पे लेने पे भी, और इसका इंटरसेक्शन वाला एरिया लेने पे भी आ जाएगा, ठीक है। थर्ड है कि ए यूनियन बी यूनियन सी। अब हमारे पास अगर मान लो 3 आ गया, जैसे ये तो 2 का था, इसी पे मैं एक और ज्वाइन कर लेती हूँ 3, तो ये बेसिकली वो है ए यूनियन बी यूनियन सी। ये आपसे इसके ना जो प्रैक्टिकली जो क्वेश्चंस है ना वर्ड प्रॉब्लम वाले,
वो इतने दबा के पूछते हैं, इतने ज़्यादा, हर चीज़ पे पूछेंगे, ये कैसे किया, ये कहाँ से आया, इसमें क्या लॉजिक यूज़ हुआ, मतलब पूछते ही जाएंगे हद से ज़्यादा। चलो देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम पहले ए को ऐड करेंगे, बी को ऐड करेंगे, सी को ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अब इस तरीके से नहीं आपको दिया जाता, ये मैंने आपको बताया है, बट अगर ए यूनियन बी यूनियन सी होता है ना, वो बताऊँ ऐसे आएगा, ए बी ऐसे आएंगे, सी आपका इधर आता है, सी आपका इधर आएगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब हम इसे देखेंगे फॉर्मूले के उससे, ए लिया, बी लिया, सी ले लिया, ठीक है। इन तीनों को ऐड किया, माइनस करना है ए और बी का इंटरसेक्शन, माइनस करना है बी और सी का इंटरसेक्शन, माइनस करना है ए और सी का इंटरसेक्शन, ठीक है। उसके बाद जब हम ये वाले इन जहाँ पे मैंने डॉट्स लगाई है, जहाँ मैं डॉट्स लगा भी रही हूँ, इन हिस्सों को हम माइनस कर देंगे, ये हिस्सा बचेगा, बस इस वाले हिस्से को हमने क्या कर देना है, ऐड ऑन कर देना है। क्या कर देना है, ऐड ऑन कर देना है। आई रिपीट माई वर्ड्स, फर्स्टली यू नीड टू ऐड डाउन, पहले 3 चीज़ें ऐड करो, 3 एलिमेंट्स ऐड करो, फर्स्ट इज़ ए बी एंड सी, देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द कॉमन पार्ट ऑफ ए एंड बी, देन विद बी सी, देन विद ए एंड सी। फिर उसके बाद लास्ट स्टेप बचेगा कि आपको जो इनका तीनों का जो इंटरसेक्शन, यानी तीनों में कोई चीज़ कॉमन आ रही होगी ना, उसको हमने क्या कर देना है, ऐड ऑन कर देना। क्या कर देना, ऐड ऑन कर देना, देन यू विल गेट योर ए यूनियन बी यूनियन सी। अब तीनों में कॉमन कैसे आ सकता है, मान लो कि ए के पास है 1 2, बी के पास है 1 2 3, उसके बाद सी के पास है 1 2 3 4। चलो, तो अब तीनों पे क्या क्या चीज़ें कॉमन आ रही है, तीनों के पास जो कॉमन चीज़ है वो 1 2 आ रही है ना, तो बस हमने 1 2 ले ली, 1 2 हमारा आंसर हो गया। अब इधर देखो कि ए के पास, मैंने बोला ए के पास 1 भी है 2 भी है, बी के पास मान लो 1 भी है 2 भी है 3 भी है, सी के पास 1 है 2 है 3 है 4 है। कॉमन क्या था, 1 1 2 1 2, तो वो इसका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी जो तीनों का कॉमन वाला पार्ट है वो 1 2 हो गया। लेकिन बी और सी में 3 वो कॉमन है, बट हम उसे काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो तीनों में कॉमन नहीं आ रहा ना, वो सिर्फ बी सी में कॉमन है, वो हम उसको बी सी वाले में उसमें डालेंगे, ठीक है। तो बस यही चीज़ है, जो चीज़ जहाँ कॉमन है वो चीज़ वहाँ, तीनों में जो कॉमन है वो यहाँ पे लिखी जाएगी, तभी इनका पूरे का पूरा बना के आपका यूनियन बनेगा यहाँ पे। फोर्थ देखो, फोर्थ में है कि अगर आप ए का इंटरसेक्शन यूनियन बी का इंटरसेक्शन ले रहे हो, तो इसका क्या मतलब है कि बेसिकली आप पूरे यूनियन में से उन दोनों का कॉमन पार्ट माइनस कर दोगे, तो आपको एक साइड ए माइनस बी, एक साइड बी माइनस है, यही तो मिलेगा, यही तो आपका मतलब है ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन का। नेक्स्ट है आपका ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मैंने अगर इसे भी गलत बोला आई एम रियली सॉरी। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट दे रखा है, तो हम उसको यूनियन में से माइनस करेंगे उसके इंटरसेक्शन वाले पार्ट को, अगर हमें इंटरसेक्शन दे रखे तो हम यूनियन में से माइनस करेंगे उसी के ही यूनियन को, ठीक है। एंड दिस यूनियन इज़ बेसिकली यूनिवर्सल सेट, जो भी जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। जो फॉर्मूलेस अभी हमने डिस्कस किए ना चिल्ड्रन, ये फॉर्मूलेस के तो क्वेश्चंस मैं आपको उसमें प्लेलिस्ट में करवाऊँगी, बट वन थिंग इज़ कि जो हमने वेन डायग्राम ये सब चीज़ें करी थी ना, ये तो इसका मतलब यही है, ठीक है। अगर आपने वो देखा होगा ना जो मैंने अभी ऊपर आपको लॉज करवाए थे, थ्योरम्स जो थी 7 8, उसके अंदर हमने यही तो किया था, डी मॉर्गन्स लॉ के ही तो हैं कि भले ही ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, लेकिन इनके वेन डायग्राम में फ़र्क है, इन सभी के वेन डायग्राम में फ़र्क है, मतलब ये और ये दोनों सेम है एंड बट इनके दोनों में देखो वेन डायग्राम में कैसे फ़र्क आ रहा है, ठीक है। बाकी तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, जैसे जो मैं जब वेन डायग्राम करवा रही थी तो मैंने बिल्कुल लास्ट में जो करवाया था ना कॉन्सेप्ट, जिसमें बी था फिर ए था, ये उस पे बेस पे 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें से ये दोनों सेम हैं, बस फ़र्क क्या है, पहले यहाँ पे बता दिया कि वो उसका सबसेट है एंड देन फिर उसके यूनियन पे गए, पहले इधर बता दिया यूनियन है फिर सबसेट पे गए, तो ये इफ़ वाला हो गया केस,
और इफ़ एंड देन वाला केस भी हो गया। तो मतलब ये जो बाकी ये वाले जो क्वेश्चन थे ना, जो इफ़ एंड ओनली इफ़ एंड देन वाले जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम करेंगे अलॉन्ग विद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्वेश्चन जो है अब हम करेंगे। हमारी 2 जो है लेक्चर्स बन चुके हैं सेट्स के, एंड दिस इज़ जस्ट द एंड ऑफ दिस लेक्चर। उसके बाद क्वेश्चंस करने हैं तो प्लीज़ ज़रूर जाके चेक करना, बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहीं मिलने वाले हैं। आई एम रिपीटिंग दिस माई वर्ड्स अगेन एंड अगेन जस्ट बिकॉज आपको पता लगे कि बहुत क्वेश्चंस आएंगे एंड ऑफ कोर्स आएंगे। उसके बाद अगर आपको ये जो नोट्स हैं वो चाहिए हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ऐसे ही मैंने और भी चैप्टर्स के बना रखे हैं नोट्स। मैं अपनी हर जो भी मैथ्स की जितनी भी वीडियो बनाती हूँ उसके अंदर मैं ज़रूर बताती हूँ कि मैंने नोट्स बना रखे हैं एंड आई हैव टू सेल देम। और अगर आपको लेने हैं तो मोस्ट वेलकम, मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में एंड मैं आपको ज़रूर बता दूँगी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।